नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी प्रीवियसली मैंने 2 छोटे छोटे वीडियोस डाले थे, मतलब शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पर आपकी राय जानने के लिए, और साथ में मैंने कहा था कि अब हम जो है जैंगो प्रोजेक्ट के साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैंगो प्रोजेक्ट जो है अब पाइथन के बारे में बेसिक हम जान गए हैं। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आपके लिए मैंने प्रॉपर सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बना के रखी है। या तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ये पाइथन से जुड़े हुए जो ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे ये कंप्लीट पाइथन ट्यूटोरियल है, बेसिक से एडवांस तक सारे वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर जैंगो का बेसिक समझना है तो उसके लिए पूरी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता रखी हैं। एक नमपाई लाइब्रेरी के बारे में भी डिटेल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में यहाँ पर सब कुछ बताया है। उसके अलावा कोर पाइथन वाला ये प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल जब खत्म हुआ था, उसके बाद में ये एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, प्रॉपर कोर पाइथन का यूज करते हुए और फाइल हैंडलिंग का यूज करते हुए। इसके अलावा आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलेंगी। मैंने कोशिश की है सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज से शुरू करने चल रहे हैं हम जैंगो का प्रोजेक्ट। जैंगो असल में हम थोड़ा सा और अपना हाथ साफ करेंगे इसमें, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट पहले करेंगे। पहले समझेंगे कि जैंगो को और कैसे हम ईजीली सेटअप करते हैं, उसको सेटअप करके देखेंगे। प्लस इसके साथ में हम इसके अंदर पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे कि हम हमेशा जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड करके हम प्रिंट करके थोड़ा सा देखते हैं, तो वैसा ही वाला हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके बाद में उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम समझेंगे कि जैंगो को कैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके अंदर एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हम कैसे जैंगो का MVC फ्रेमवर्क जो है उसको कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके साथ में कैसे हम टेम्पलेट ऐड कर रहे हैं, और कैसे अपना डेटा दिखा रहे हैं व्यू की मदद से, मतलब कंट्रोलर की मदद से। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, हम एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे जैंगो का, मतलब 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, और तीनों प्रोजेक्ट के साथ में हम अपने आप को और बेहतर से बेहतर करते हुए जाएंगे जैंगो के अंदर। उसके बाद में दूसरा प्रोजेक्ट जो होगा वो सिंपली एक प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर हम डेटाबेस के अंदर डेटा रखेंगे और शोकेस करके दिखाएंगे। जैसे कोई भी चीज़ आप शोकेस कर सकते हो, उसमें हम एक इमेज दिखाएंगे, उसके नीचे एक टाइटल होगा और उसका एक डिस्क्रिप्शन होगा। उस पर क्लिक करने पे एक डिटेल का पूरा पेज खुल जाएगा उस एक कंटेंट से रिलेटेड, और फिर वो पूरा का पूरा दिखेगा। इसके बाद में लास्ट वाला प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो पूरा का पूरा हम एक ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग के अंदर जैसे कि क्या कहते हैं, कैटेगरीज बनाई जाती है, उसके अंदर पोस्ट लिखा जाता है, उसकी हेडिंग लिखी जाती है, पोस्ट का कंटेंट लिखा जाता है। वो सारी चीज़ें करके हम 3 अलग अलग प्रोजेक्ट में समझेंगे। लेकिन अब उससे पहले शुरू करते समय ज़रूरी क्या है, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना ज़रूर मत भूलना, क्योंकि ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस की मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जैंगो की बात कर रहा हूं और आप ये वीडियो देख रहे हैं जैंगो के लिए, मतलब कि पाइथन के बारे में आप जानते हैं और साथ में पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। बट इन केस आपने नया लैपटॉप लिया है या कोई नया सिस्टम है जिस पर आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है पाइथन को डाउनलोड करना। तो पाइथन की ये साइट है, यहाँ पर आकर डाउनलोड कर लेना लेटेस्ट वर्जन को। उसके बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं यूज करता हूँ स्पेशली VS कोड एडिटर को। बहुत ही प्यारा अच्छा एडिटर है, मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी यूज करना चाहें। बहुत सारे एडिटर्स आते हैं। सबसे पहले मैं सबलाइम टेक्स्ट का यूज करता था, बहुत ही प्यारा नेट क्लीन छोटा सा एडिटर है। बट इसके बाद में मुझे VS कोड एडिटर बहुत अच्छा लगने लगा। इसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारी हैंडी चीज़ें हैं जो कि मैं प्रोजेक्ट के अंदर करते करते आपको उसका आइडिया दूंगा, बताऊंगा क्या क्या चीज़ें कैसे यूज होंगी। तो दूसरा एक आप एडिटर डाउनलोड कर लेना। उम्मीद है वैसे कि आपके पास एडिटर होगा सिस्टम में। और तीसरी चीज़ ये है जैंगो की होम वेबसाइट, जहाँ से आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन देखना है या इसकी न्यूज़ देखनी है, कम्युनिटी के साथ में जुड़ना है, या इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में ये है मेरा गिटहब का प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं इस रिपोजिटरी को जो है शेयर कर दूंगा। तो आपको रिपोजिटरी के अंदर जाना होगा और इसका जो भी प्रोजेक्ट का नाम अभी मैं रखूँगा उसी के नाम से आप इसको यहाँ पर खोज लेंगे तो आपको वो चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो ठीक है, अब तो ये सारी बातें हो गई किस चीज़ की कि हम क्या क्या इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले हैं। तो चलो समय नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं हम क्या क्या इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। तो अब सबसे पहले चीज़ तो ज़रूरी है कि हम VS कोड एडिटर अपना ओपन कर लें। जैसे कि मैंने अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पहली बार अपने सिस्टम में VS कोड एडिटर सेटअप किए हैं तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ से एक पाइथन का एक्सटेंशन जो है वो
इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सटेंशन में आना है, एक्सटेंशन में आने के बाद में पाइथन सर्च करना है। और ये जो सबसे पहला वाला है माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है ये, क्योंकि वीएस कोड एडिटर भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है। तो ये पाइथन सर्च करके पहला जो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये क्या करेगा, ये कनेक्टिविटी देगा पाइथन की वीएस कोड एडिटर के साथ में, तो हम आसानी से पूरा कोड लिख कर और उसको देख पाएंगे यहाँ वीएस कोड एडिटर पर। बस यही एक चीज़ आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे क्या कि सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपने लिए। तो अब फोल्डर बनाने की बात आए तो इसके लिए अब आप पहले एक चॉइस कर लो कि आप कौन से फोल्डर में सारा कोड रखने वाले हो। जैसे कि मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बना रखा है जिसके अंदर की ये सारा कोड रखूँगा, वैसे ही आप अपना चॉइस कर लो कि आप कहाँ पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में जब एक्सप्लोरर को हम ओपन करेंगे तो यहाँ से हम कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर ओपन कर सकते हैं या नया फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो वही अब हम करेंगे, क्रिएट करेंगे एक नया फोल्डर अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं चलता हूँ सीधे मेरे फोल्डर के अंदर। हे सुशील पाइथन प्रोजेक्ट करके मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसके अंदर सारे पाइथन के कोड मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ जो हमको प्रोजेक्ट करना है इसके लिए। तो इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि जैंगो मल्टी प्रोजेक्ट विथ हे सुशील। ये मैं फ़ोल्डर का नाम रख रहा हूँ अभी, केवल और केवल फ़ोल्डर का नाम रख रहा हूँ। और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये वाला फ़ोल्डर मिल जाएगा हमको यहाँ पर। पहला काम हो गया कि हमने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले ज़रूरी क्या है, हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो अब डिपेंड करता है कि हम प्रोजेक्ट क्या क्रिएट करने वाले हैं। हालांकि ये चीज़ हम कर सकते हैं, हमको यहाँ पर टर्मिनल भी मिलता है। टर्मिनल के लिए शॉर्टकट भी है, प्लस हम यहाँ से भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। रन टास्क, ये न्यू टर्मिनल दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में टिल्टिल बटन दबाएंगे तो ये टर्मिनल यहाँ पर हमको ओपन होकर मिल जाएगा। तो जो ये फोल्डर मैंने बनाया अभी, जैंगो मल्टी प्रोजेक्ट विथ हे सुशील, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर भी कमांड लिख सकते हैं, जैसे लिनक्स वगैरह में हमको नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए लिखना होता है। क्या लिखते हैं, mkdir, और इसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखना है वो। तो मान लो हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम रखा है सुशील पोर्टफोलियो। एंटर किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हे सुशील एंड क्या कहते हैं डैश पोर्टफोलियो करके एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब सबसे पहले ज़रूरी क्या है, हम इस फोल्डर के अंदर आ जाएं, चाहे यहाँ से आ जाएं, चाहे क्या कहते हैं ऊपर से क्लिक करके आ जाएं। तो हे सुशील डैश पोर्टफोलियो, एंटर किया। ओके, स्पेलिंग में गलती हुई, CD हे सुशील _ पोर्टफोलियो, कुछ गलती हुई, स्पेलिंग में कुछ गलती कर दी है शायद, हे सुशील _ ओहो पोर्टफोलियो हो गया। कोई नहीं, एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, उसको डिलीट कर दूंगा। mkdir हे सुशील _ पोर्टफोलियो, एंटर किया। और इसके अंदर आ जाते हैं हे सुशील _ पोर्टफोलियो। ठीक है, पहली चीज़ क्या कि ऐसा क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि जैंगो जो है वो कोई क्या कहते हैं एक एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्रेमवर्क नहीं है। ये सारी चीज़ें हालांकि मैंने आपको जो जैंगो वाला पहला सीरीज़ बनाया था उसके अंदर मैंने बता रखा है कि जैंगो की सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि ये बंच ऑफ यानी कि कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है। मतलब आप जितने भी एप्लीकेशंस बनाना चाहो इसके अंदर बना सकते हो। तो अभी आपको पहली बार को ऐसा लग सकता है कि डबल फोल्डर रिपीटेड हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद में जब हम पहला प्रोजेक्ट ख़त्म करके एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपको पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कि असल में क्या कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली बताऊं, PHP वगैरह में क्या करते हैं, जैसे अभी प्रीवियसली एक मैंने कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया यहाँ पर, उसके अंदर अगर आपने देखा हो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें बनाई गई थी। तो वैसे ही इसके अंदर जो जैंगो है ये प्रॉपर बैकएंड के लिए है, और बैकएंड के लिए भी हमको यहाँ फ्रंट एंड और बैकएंड की अच्छी बात क्या है कि जैंगो में हमको बैकएंड मतलब कि एडमिन पैनल पूरा बना बनाया मिलता है। हम उसको अपने हिसाब से जैसे भी चाहें वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी बात रही फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड के लिए हम HTML, बूटस्ट्रैप, CSS या जो भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज करके हम फ्रंट एंड को बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा बनाना चाहे वो बना सकते हैं।
तो वापस आते हैं हम यहाँ पर। अभी हमने क्या किया, एक मेन फोल्डर बनाया था जेंगो मल्टी प्रोजेक्ट विथ हे सुशील। इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया हे सुशील पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे ताकि जो कुछ भी कोड हम करें वो सारा का सारा इसी फोल्डर से रिलेटेड रहे, इस फोल्डर से बाहर ना जाए। तो इसीलिए जो भी पाइथन का वर्जन वगैरह है वो सब हम यहीं पर रख लेंगे। अब इस कमांड को यूज करने के लिए ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले जैसे मैं हे सुशील डैश पोर्टफोलियो वाले फोल्डर में आकर इस कमांड को रन करूँगा, वैसे ही आप भी इसके अंदर आ जाना। तो इसके बाद में पाइथन डैश एम और इसके बाद में वी एन और वी एन मतलब कि वर्चुअल इन्वायरमेंट एंटर करना है। इतना करने के साथ में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और बात रही इस वाले फोल्डर की, इसका स्पेलिंग गलत था तो इसको कर देना है डिलीट। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ डिलीट। उम्मीद है कि आपने गलती नहीं की होगी, इसलिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे अगर बढ़ता हूँ तो इसके साथ में अब यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये दिख रहा है PHP पाइथन से रिलेटेड जो भी कोड था, डिपेंडेंसी थी, वो सब यहाँ पर हमको मिल जाएगी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या बचती है कि जैसे लिनक्स में अलग तरीका होता है और विंडोज़ में अलग होता है। विंडो में हमको इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा और एक्टिवेशन कोड इस स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर हमको मिलता है। स्क्रिप्ट के अंदर हमको एक मिलता है activate.bat। इसी को हमको क्या करना है, सबसे पहले एक्टिवेट करना है सो दैट कि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो इसके लिए भी बहुत छोटा सा कोड है जो कि हमको रन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वी एन यहाँ पर जो हमको देना है वो देना है /, ठीक है, बैकवर्ड / और वी एन के साथ में फोल्डर का नाम हमारे क्या है, स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के बाद में activate.bat और इसको हिट कर देना है। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। ओके, ऐसा क्यों हुआ, एक्टिवेट बैट, एक मिनट, स्क्रिप्ट के अंदर ही है, वी एन के अंदर हैं, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ी की। वी एन और वी एन के अंदर है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के साथ में एक मिनट देखना पड़ेगा क्या दिक्कत हुई है। ओके, इत्तेफाक से एक लोग आ गए इसलिए पॉज करके वीडियो जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम कर रहे थे, ठीक है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड क्योंकि स्पेलिंग में हुई गलती। वी एन बैकवर्ड / और इसके बाद में ये फोल्डर का नाम है स्क्रिप्ट्स और इसके बाद में activate.bat और हिट द एंटर बटन। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इतना होने के बाद में अब क्या है, अच्छा, ये अगर आपको रन करना हो और आप लिनक्स में हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सोर्स लिखना पड़ेगा। सबसे पहले सोर्स लिखने के बाद में आप लिखोगे वी एन और इसके बाद में फोल्डर का नाम, मतलब कि जो लिनक्स होता है उसमें ये चीज़ थोड़ा अलग तरीके से बनती है। उसके अंदर आपको बिन मिलता है और बिन के अंदर सीधे एक्टिवेट के लिए कमांड रन कर देना होता है, मतलब सोर्स और वी एन और यहाँ पर /, लगेगा, बैकवर्ड नहीं लगेगा, /, बिन /, एक्टिवेट। ठीक है, इतना हो गया है। तो इसके बाद में अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमको इंस्टॉल करना है जेंगो। जेंगो मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है बट फिर भी मैं रन करता हूँ कमांड। क्या कमांड कब रन करना है, पिप इंस्टॉल जेंगो और एंटर बटन क्लिक कर देना है। अगर आपके सिस्टम में पहले से ही ये जेंगो इंस्टॉल्ड है तो ये सारी डिपेंडेंसीज़ को कह देगा कि ठीक है ये पहले से ही इंस्टॉल है। ओके, ये अच्छा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया इसलिए ये फिर से डाउनलोड किया, लेकिन अभी ये डिपेंडेंसीज़ को बता देगा कि है और नहीं देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड कर लेने दीजिए, ये फटाफट सब कुछ डाउनलोड कर ले रहा है। डाउनलोड एक बार हो जाए इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आगे का प्रोसेस। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हुआ और इंस्टॉल होने के साथ में कुछ और फाइलें यहाँ पर बनती चली जा रही हैं, दिख रहा है। ये सारी फाइलें बाद में बनी हैं, तो क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया है इसलिए ये सारी फाइलें बाद में डाउनलोड होकर अब इनको एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इनको ये इंस्टॉल करेगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, सिस्टम की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि 2-3-4 मिनट ले सकता है। तो ये हो जाने के बाद में हमारा नेक्स्ट जो काम है वो क्या है कि हम सबसे पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन मतलब जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया कि
जेंगो के अंदर हम जो कुछ काम करते हैं वो एप्लीकेशन वाइज करते हैं, हर एक कोड सेपरेट होता है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए इसको ऐसा समझ लो कि अभी कोऑर्डिनेटर का जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर मान लो अलग अलग तरीके के यूज़र है। एडमिन पैनल मान लो एग्जांपल कि एडमिन पैनल हैंडल करना है बैकएंड का वर्क, और एडमिन पैनल पर भी अलग अलग तरीके के यूज़र हैं, जैसे कोई एडमिन है, कोई मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है, कोई कम्युनिकेशन क्या कहते हैं मैनेजर है, कोई हेल्प डेस्क है। तो ऐसे अगर अलग अलग सिनेरियो हैं दैट मीन्स कि उनका अलग अलग काम, पूरा टोटल अलग अलग काम है। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक एडमिन है, तो एडमिन को क्या चाहिए, एडमिन जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्क फ्लो चल रहा है वो सारा का सारा एडमिन देखना चाहता है। सेल्स मैनेजर है तो उसको जितने भी एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी क्या रिपोर्ट है, उनको क्या टास्क देना है, क्या काम देना है, वैसा सारा काम हो जाएगा सेल्स मैनेजर का। कम्युनिकेशन हेल्डर का मतलब कि वो टास्क रिपोर्ट और वो सारी चीज़ें जनरेट करके सभी को देती रहे या देता रहे। हेल्प डेस्क का काम हो गया, ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करने वाले यूजर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स, क्वेरीज़ को वो रिजॉल्व करने के लिए कम्युनिकेट कर पाएँ, तो उसके लिए एक हेल्प डेस्क हो। दैट मीन्स कि उसके लिए हम 4 अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन बना सकते हैं, और चारों एप्लीकेशन जो हैं वो सेपरेट रहेंगे, जिससे कि किसी की वजह से किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका कि ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हो सकता है अलग अलग डेटाबेस यूज करें या एक ही डेटाबेस को यूज करें, क्योंकि पहले के समय में जब हम प्रोजेक्ट बनाते थे तो सारी चीज़ें एक ही में हौच पौच करके रख देते थे, लेकिन अब का समय क्या है, हम सारी चीज़ों को पहले से ही सोच समझ के सेपरेट करके रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारा वो प्रोजेक्ट, वो एप्लीकेशन कोड वाइज बड़ा भी होता जा रहा है तो उसकी वजह से अगर हम कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहें या एंटर करना चाहें, बाकी सारा कोड डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब ना हो। जेंगो वैसे जो वर्ल्ड का एक सबसे मोस्ट पॉपुलर सोशल साइट है इंस्टाग्राम, वो जेंगो का यूज करते हैं अपने पूरे के पूरे बैकएंड वर्क के लिए। तो ये सारी बात करते करते जो जेंगो था वो फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। अब जेंगो जब इंस्टॉल हो चुका है तो इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको सिंपली इस हे सुशील डैश पोर्टफोलियो के अंदर क्रिएट करना है एक छोटा सा एप्लीकेशन। क्योंकि अभी अगर आप देखो इस हे सुशील पोर्टफोलियो के अंदर तो एक ही फोल्डर आपको मिलेगा, क्या, VN, मतलब कि वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो अब हमको एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कमांड रन करना पड़ेगा, जेंगो डैश एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट। और स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद में सबसे पहले एक्चुअल में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि जेंगो अभी हमने इंस्टॉल किया है। जेंगो इंस्टॉल करने के बाद में जेंगो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम जो भी हम देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर नाम दिया है क्या, हे सुशील पोर्टफोलियो, इसी नाम से मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, हे सुशील _ पोर्टफोलियो और एंटर। ये यहीं पर इसी हे सुशील पोर्टफोलियो के अंदर एक और क्रिएट कर देगा फोल्डर जिसका नाम बन जाएगा क्या, हे सुशील पोर्टफोलियो। ठीक है, इसने हे सुशील पोर्टफोलियो इज़ नॉट अ वैलिड प्रोजेक्ट नेम, प्लीज़ मेक श्योर द नेम इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर। ओहो, अंडरस्कोर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसने कहा कि ये सही नहीं है। फिर से कमांड रन करना पड़ेगा, तो जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट हे सुशील _ पोर्टफोलियो और एंटर। यहाँ पर हमको एक नया फोल्डर मिल जाएगा, मिल गया हे सुशील पोर्टफोलियो, पहले से ही VN बना हुआ था और ये एक नया मिल गया। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि पहले मैंने एक मेन फोल्डर का नाम बनाया हे सुशील पोर्टफोलियो, उसके अंदर हे सुशील पोर्टफोलियो, फिर इसके अंदर एक और फोल्डर हे सुशील पोर्टफोलियो, तो इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक हे सुशील पोर्टफोलियो होगा और ये हमारा मेन प्रोजेक्ट का नाम होगा हे सुशील पोर्टफोलियो। इस वाले फोल्डर को उठा के हम बाहर रख लेंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं करना है, इसको हम थोड़ा तरीके से करेंगे सो दैट कि दिक्कत ना हो। तो यहीं पर मतलब कि हम अपने मेन फोल्डर के अंदर हैं अभी हे सुशील डैश पोर्टफोलियो, यहीं पर हम कमांड रन करेंगे और क्या करेंगे, मूव कर देंगे किसको, सबसे मेन फाइल जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो है manage.py। manage.py जो है यही सारा का सारा काम करता है। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे इसको,
तो मूव करने के लिए हम कमांड रन कर सकते हैं MB, और इसके बाद में हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हे सुशील अंडरस्कोर पोर्टफोलियो, और अंडरस्कोर पोर्टफोलियो के अंदर क्या है, मैनेज डॉट पाई। एंटर किया, ये मूव हो जाएगा। MB इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वाला जो फोल्डर है हम इसको मूव कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। वैसे एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा। कमांड में कोई दिक्कत आ रही है तो इतना ज़्यादा भार नहीं लेते हैं, इसको क्या करते हैं, खींचते हैं और खींच के लाकर बाहर रख लेते हैं। बाहर मतलब कि यहाँ पर रखना है। तो मूव किया, मूव का ये हमको मैसेज दे रहा है, मूव किया, और मूव करने के बाद में ये कहाँ आ गया दिख रहा है। VN को अगर हम करें तो हे सुशील डैश पोर्टफोलियो जो था ये manage.py इस फोल्डर के अंदर आ चुका है, ठीक है। और बाकी ये जो पूरा का पूरा कोड है ये पड़ा हुआ है किसके अंदर, हे सुशील के अंदर एक फ़ोल्डर है उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा कोड बाहर रख लेना और इस फोल्डर को डिलीट कर देना है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक तरीका और है करने का। तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका, मतलब हम चलते हैं सीधे अपने फोल्डर पर। यहाँ पर हे सुशील पोर्टफोलियो के अंदर आए, मैनेज को हम बाहर ला चुके थे, हे सुशील पोर्टफोलियो के अंदर फिर से पोर्टफोलियो है। सारा कोड हमने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद में हम आए हे सुशील पोर्टफोलियो पे, यहाँ पर पेस्ट किया, और बाकी जो कोड है ये पूरा का पूरा हे सुशील पोर्टफोलियो फोल्डर का। एक मिनट, ये हो गया, रिफ्रेश किया, इसके अंदर अब कोई कोड बचा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फोल्डर को डिलीट कर देंगे। ये डायरेक्ट तरीका हो गया। यही चीज़ हम वहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करना चाह रहे थे, जो कि नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इसको हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर आए, सारा कोड यहाँ मिल गया, और manage.py को हमने बाहर वाले अपने फोल्डर में रख लिया हे सुशील डैश पोर्टफोलियो के अंदर। तो हे सुशील पोर्टफोलियो यहाँ पर आ गया, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट का नाम हो गया। बस इतना ही हमको करना था। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर का, तो फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर हमको एक init.py मिलता है इनिशियलाइजेशन के लिए, एक हमको सिस्टम के लिए मिलता है, सेटिंग्स के लिए मिलता है, एक settings.py मिलता है। ये एक मेन फोल्डर है, मतलब एक मेन फाइल है। इसके अंदर हम सेटिंग्स करेंगे, मतलब कि जो ये वाली फाइल मिलती है हमको, इसके अंदर हमको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, बट इसको हम अभी टच नहीं करने वाले हैं। ये जैसे भी डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ वैसे ही रहने देंगे। सेटिंग वाली फाइल के अंदर आते हैं, प्लस इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट को कर लेते हैं 22, ठीक है। सेटिंग की जो फाइल है इसके अंदर हम हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हम जितने भी एप्लीकेशन बनाएंगे उस सभी को लिंक अप करना होता है इस setting.py के अंदर, क्योंकि अभी आगे चल के हम एक प्रोजेक्ट फोल्डर जो बनाएंगे वो भी यहाँ पर इसी फोल्डर के जैसे ही बनेगा। तो ये जो फोल्डर है इसको समझ लो कोर फोल्डर है हमारा, इसके अंदर हम जितने भी एप्लीकेशन बनाएंगे उनकी कनेक्टिविटी करनी रहती है। तो setting.py जो है इसके अंदर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलती हैं, वहीं पर एक मिलता है हमको इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे उसको यहीं पर नए एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर इसी तरीके से हमको मेंशन करना होगा। बस इसके अलावा बाकी अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। आगे चल के टेम्पलेट जब हम कोई नया ऐड करेंगे, मतलब HTML से जुड़े हुए जितने भी कोड हैं वो हम टेम्पलेट में ही करेंगे। तो टेम्पलेट के लिए हम फिर यहाँ पर आएंगे और अपने टेम्पलेट की पाथ को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इसके अलावा नीचे डेटाबेस है, डेटाबेस हम जो यूज़ करेंगे वो SQLite यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं। इन्होंने पहले से ही सेट करके रखा है कि इसका इंजन जो है वो django.db.backend.sqlite3 है और नेम इसका जो है वो db.sqlite है और इसकी डायरेक्टरी जो है वो बेस डायरेक्टरी है। मतलब ये जो डायरेक्टरी है यहीं पर बेस में यहीं पर हमको मिल जाएगा क्या, SQLite। अभी जब यूज करेंगे तब आएगा, अभी नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर ऑथ पासवर्ड वगैरह है और लैंग्वेज वगैरह है, बाकी सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से एक फ़ोल्डर हमको मिलता है, क्या कहते हैं, फाइल मिलती है urls.py। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल एक और है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे उन सभी के URLs कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको इस फाइल में आना होगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि Django जो है वो ढेर सारे मॉड्यूल्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, वैसे ही इसके अंदर ये क्या करता है, Django.contrib से ये एडमिन को इंपोर्ट करता है और Django.url से ये पाथ को इंपोर्ट करता है।
तो यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन पाथ को इसने ले रखा है, क्योंकि जेंगो के अंदर हमको पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड एडमिन मिलता है, बस हमको उसको एक्टिवेट करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर पहले से ही प्री क्या कहते हैं लिंकअप एक हमको एडमिन मिल जाता है। इसी तरीके से जितने भी हम एप्लीकेशन बनाते जाएंगे उनको भी हम इसी तरीके से ऐड ऑन करते जाएंगे, बहुत ही आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा कोड यहाँ पर करेंगे और उसको आप धीरे धीरे समझेंगे। बाकी ये जो लास्ट वाला है WSGI, इसको हमको अभी ऐसे कैसे ही छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी किसकी, जो अभी हमने प्रोजेक्ट वाला अपना फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर क्या कहते हैं प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के बाद में जो इसका फाइल स्ट्रक्चर बना, फोल्डर स्ट्रक्चर बना, उसको हमने समझ लिया है। अब ये सब कुछ होने के बाद में सारे कोड को उठाकर मेन फोल्डर में लाकर एक फ़ोल्डर को डिलीट कर दिया हमने। ये सब कुछ करने के बाद में अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, एक बार हम अपना जो ये प्रोजेक्ट है जेंगो का, इसको रन करके देख लें कि हमारा ये जेंगो फ्रेमवर्क जो है ये पूरी तरीके से सही रन किया कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, हम अपने हे सुशील डैश पोर्टफोलियो मतलब कि मेन प्रोजेक्ट फोल्डर में है और यहीं से हमको रन करना है एक कमांड इसके सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, जेंगो के सर्वर को स्टार्ट करने के लिए क्या रन करना पड़ेगा, पाइथन manage.py रन सर्वर। जब भी हमको पाइथन का सर्वर जेंगो का सर्वर रन करना होगा हमको ये कमांड रन करना ही करना पड़ेगा। क्या है कमांड, पाइथन manage.py डैश रन सर्वर। सब कुछ अगर सही रहेगा तो हमको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा और साथ में हमको जो रन करना है वो क्या हिट करना है, ये 127.0.0.1 और कॉलन के साथ में 8000। अगर आप VS कोड ऐड कर रहे हैं तो कंट्रोल दबाकर इस पर डायरेक्ट क्लिक करके इसको हम ओपन कर सकते हैं। फाइनली ये वाला पेज मिल गया, दैट मीन्स कि हमारा जेंगो इंस्टॉल हो चुका है, सेटअप हो चुका है, सब कुछ जितनी भी फाइलें हमने इधर उधर की सब कुछ सही हुआ, कोई कहीं पर दिक्कत नहीं आई, ये चल गया। दैट मीन्स कि पहला काम हमारा हो गया, जेंगो हमारा रन हो गया। इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करने से पहले हम एप्लीकेशन जो है क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट कि आप एप्लीकेशन को जो है एक बार रिव्यू कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए क्या करना है, यहीं पर एक नया क्या कहते हैं CMD ओपन किया मैंने, और CMD यहाँ से ओपन करने के बाद में सबसे पहले क्या करना है, CD करके चले चलना है हे सुशील डैश पोर्टफोलियो वाले फोल्डर के अंदर, और यहीं पर अब जैसे हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हे सुशील अंडरस्कोर पोर्टफोलियो, वैसे ही हमको क्रिएट करना है एक एप्लीकेशन, मतलब कि क्रिएट करना है एक एप्लीकेशन। तो अब ये एप्लीकेशन हम सिंपली हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए कर रहे हैं, मतलब कि हेलो वर्ड के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं हेलो वर्ड ही नाम भी दे देते हैं। तो अब जितने भी कमांड हमारे चलेंगे मोस्ट प्रोबेबली वो चलेंगे कैसे, पाइथन के साथ में ही, मतलब पाइथन manage.py को तो हमको कॉल करना ही करना है क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर है। manage.py और इसके बाद में स्टार्ट ऐप और इसके बाद में हमारे एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, और इसके बाद में बस क्या करना है, हिट करना है एंटर बटन को। इतना करने के साथ में क्या होगा, यहीं पर एक नया फोल्डर हमको क्रिएट होकर मिल जाएगा। मिल गया। तो जाते जाते इसकी बात कर लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिलेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मैं अब ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको पाइथन की और जेंगो की बेसिक नॉलेज है अच्छे से, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। अगर अभी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को तुरंत यहीं पे रोक देना और प्ले क्या कहते हैं चैनल पर आना मेरे, यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करना कंप्लीट पाइथन कोर्स को, और इसके बाद में जेंगो को देखने के बाद में ही यहाँ पर आना। या फिर अगर आपको पाइथन की नॉलेज है और जेंगो थोड़ा बहुत आता है फिर तो ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, नहीं तो सब ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, खैर मर्जी आपकी है, अभी समझना चाहते हो या कुछ दिन घूमने के बाद में समझना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। तो अभी जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया इसका नाम क्या है, हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। इसके अंदर भी कुछ फाइलें बनी हैं। अब जैसे हमारा ये हे सुशील अंडरस्कोर पोर्टफोलियो था, ये हमारा मेन कोर प्रोजेक्ट का फाइल था, वैसे ये एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइलें इसके अंदर बनी हैं। तो थोड़ा सा इसको देखते ही चलते हैं। माइग्रेशन एक बना है, इसका पूरा का पूरा काम किस लिए है, डेटाबेस का जितना भी हम कोड लिखेंगे वो सब कुछ यहीं आने वाला है। कैसे आएगा, क्या होगा क्या नहीं, वो हम आगे देखेंगे। init.py इसको छोड़ दो, जैसा क्या कहते हैं कोर के लिए था वैसे ही यहाँ पर भी है। admin.py ये यहाँ पर हमको नई चीज़ मिलती है। क्या मिलता है इसके अंदर वो देख लेते हैं हम। admin.py क्या है, हम हर एक एप्लीकेशन के लिए कस्टमाइज एडमिन पैनल बना सकते हैं
और वो सारा कोड हम क्या कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, कैसा हमको अपना क्या कहते हैं एडमिन पैनल रखना है, वो सारी एक्सेसिबिलिटी हमको इसी फाइल से मिलेगी। अभी इसके अंदर क्या है, केवल और केवल इंपोर्ट किया गया है एडमिन को। ये वाला कोड आपने थोड़ी देर पहले अभी देखा था, कहाँ से, जब हमारा ये मेन प्रोजेक्ट फोल्डर देख रहे थे तब। apps.py क्या है? apps.py एक्चुअल में हमको मदद करेगा किस चीज़ के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हम अपने एप्लीकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो इसको apps.py कह लो या कॉन्फ़िगरेशन कह लो एप्लीकेशन का, आपकी मर्जी। मॉडल्स.py नाम से ही पता चल रहा है, मॉडल वाला सारा काम इसके अंदर होने वाला है, मतलब कि डेटाबेस से रिलेटेड टेबल क्या होगी, टेबल का नाम क्या होगा, टेबल के फील्ड क्या होंगे, वो सारा काम हम इस models.py के अंदर करेंगे। टेस्ट.py ये क्या है, इसके अंदर हम टेस्ट केसेस लिखेंगे। हमने जो भी अपने फंक्शंस बनाए हैं, कॉन्सेप्ट्स कोड बनाए हैं, उन सब की टेस्ट कोड हम यहीं पर लिखेंगे। तो इसको हम आगे चल के देखेंगे, इससे अभी कोई लेना देना नहीं रहेगा। views.py हमारी मेन फाइल है जहाँ पर हम अपने पूरे लॉजिक्स लिखेंगे। याद रहे MVC फ्रेमवर्क जो होता है उसके अंदर, MVC फ्रेमवर्क जो होता है, MVC फ्रेमवर्क में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर होता तो है नॉर्मल केस में, लेकिन थोड़ा सा जेंगो के अंदर इस नाम को मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पर क्या है, MVC तो है, सॉरी, यहाँ पर जो हमको मिलता है वो मिलता है MVT। यहाँ पर मॉडल जो है वो मॉडल वाला ही काम करता है, मतलब डेटाबेस वाला ही काम करता है, लेकिन जो व्यू है ये व्यू असल में कंट्रोलर वाला काम करता है, मतलब कि जितने भी लॉजिक्स होंगे हम इस व्यू फाइल के अंदर लिखेंगे। वैसे ही जो लास्ट वाला है टेम्पलेट, अब टेम्पलेट से आपको नाम पता ही चल रहा होगा कि जितना भी HTML वाला कोड है वो सारा का सारा हम कहाँ रखेंगे, टेम्पलेट में रखेंगे। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी कहानी। हमने जेंगो इंस्टॉल कर लिया, उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के साथ में एप्लीकेशन क्रिएट किया, क्रिएट करने के साथ में उसके फाइल स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, उसकी बात कर ली, ये सारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस हेलो वर्ल्ड के अंदर हम एक मेथड लिखेंगे views.py के अंदर, और फिर उसको हम लिंकअप करेंगे सो दैट कि हम उसका UI व्यू में सामने, मतलब कि कहाँ पर, यहाँ पर UI व्यू में हम उसका आउटपुट देख पाएँ। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मज़े करिए।